अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कैपेसिटर चार्ज किस तरह से होते हैं या हम जो है इनको किस तरह से चार्ज करें। और उसके बाद हम इस कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी को डिस्कस करेंगे कि इस एबिलिटी क्या है कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की, उस एबिलिटी को क्या कहते हैं और उस एबिलिटी का यूनिट क्या है, किस यूनिट में उसको मेजर किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ शकील अहमद जरवार। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हम कैपेसिटर की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए। कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है जो कि यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए, या फिर हम कहें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए जो है जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसको हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर एक्ट करता है एज अ स्मॉल बैटरी, एक छोटी बैटरी जो कि चार्ज और डिस्चार्ज रैपिडली हो, जल्दी से जो है वो चार्ज भी हो और जल्दी से वो क्या हो, डिस्चार्ज भी हो। तो इस तरह की स्मॉल बैटरी को हम कैपेसिटर कहते हैं। एनी ऑब्जेक्ट विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि चार्ज स्टोर करता है वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? कैपेसिटर कहलाएगा। कैपेसिटर को सम टाइम हम कंडेंसर भी कहते हैं। तो ये नेम भी आप याद कर लें, क्योंकि सम टाइम ये एमसीक्यूज़ में आता है कि कैपेसिटर का सिनोनिम क्या है या फिर जो है वो कंडेंसर किसे कहते हैं। तो कैपेसिटर को सम टाइम हम कंडेंसर भी कहते हैं, ये आप जहन में रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, कंडेंसर जो है वो क्या, किसको कहते हैं? हम कैपेसिटर को कहते हैं। अब कैपेसिटर की अरेंजमेंट को देखेंगे कि कैपेसिटर बनता किस तरह है। कैपेसिटर बहुत सिंपल है। एक सिंपल कैपेसिटर की बात करें तो हम दो कंडक्टर्स लेंगे, किसी भी शेप में हम ले सकते हैं, और ये दो कंडक्टर्स जो हैं एक इंसुलेटिंग मीडियम से क्या हो, सेपरेटेड हो। मतलब अगर हम कहें कि एक ये कंडक्टिव प्लेट है, ठीक है, एक ये प्लेट है और एक ये दो प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट्स जो हैं किसी इंसुलेटिंग मीडियम से जो है वो क्या हो, सेपरेटेड हो। इस इंसुलेटिंग मीडियम को डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। तो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, और दो प्लेट्स जो है ये दोनों मिलके जो है वो क्या बनाती हैं, कैपेसिटर बनाती हैं। तो कैपेसिटर की अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा सिंपल है। हम कहते हैं कि दो कंडक्टर्स जो कि सेपरेटेड हो किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से, तो वो एक कैपेसिटर बन जाता है। ठीक है, तो अ सिंपल कैपेसिटर कैन बी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टिव प्लेट्स। दो कंडक्टिव प्लेट्स की कॉम्बिनेशन किसके साथ? सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन देम, और उन दोनों प्लेट के दरमियान में जो एक इंसुलेटिंग मीडियम हो उससे जो है ये दो कंडक्टिव प्लेट क्या हो, सेपरेटेड हो। तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, एज अ कैपेसिटर है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये दो हमारे पास क्या है, प्लेट्स हैं। ये ब्लू जो है ये क्या है, दो प्लेट्स हैं। इनके साथ मैंने क्या किया, एक वायर को मैंने अटैच किया है। ये वायर आप ब्लैक सपोज करें कि ये वायर है, ठीक है। अब अगर हम कहें कि ये दोनों प्लेट्स जो हैं एक इंसुलेटिंग मीडियम से क्या है, सेपरेटेड हैं। इंसुलेटिंग मीडियम कोई भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है, या फिर हम कहें पेपर भी हो सकता है, या प्लास्टिक भी हो सकता है। तो कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम हो, उस इंसुलेटिंग मीडियम से ये दोनों प्लेट क्या हो, सेपरेटेड हो। अब तो ये आपके पास एज अ कैपेसिटर है। अब ये जो कैपेसिटर आपको जो फिगर में नज़र आ रहा है ये अनचार्ज कैपेसिटर है। मतलब ये कैपेसिटर तो है लेकिन ये चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज है। तो अनचार्ज कैपेसिटर को हम थोड़ा डिस्कस कर लें कि अनचार्ज कैपेसिटर किस तरह का होता है। अनचार्ज कैपेसिटर में दोनों प्लेट्स पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो है वो मजमुआ क्या होता है, बराबर होता है। मीन्स जब ये अनचार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज मीन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो इक्वल होती है। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से क्या हो जाएगी, ज़ीरो होगी यहाँ पे। और इस प्लेट पर भी जो है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद इक्वल होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहाँ पे क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान भी किसी भी किस्म की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो ये एक अनचार्ज कैपेसिटर है, चार्ज कैपेसिटर नहीं है। अगर हम इसको चार्ज करें, चार्ज करने के लिए
हम किसी वोल्टेज सोर्स से इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब ये वाली जो प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट को मैंने पॉजिटिव साइड से मैंने कनेक्ट किया है, और ये वाली जो प्लेट है, ठीक है, आप फिगर में देखें तो इस साइड को मैंने नेगेटिव सोर्स से कनेक्ट किया है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। ओके, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये वाली जो प्लेट है जो कि पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन जो है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो फ्लो होते हुए यहाँ पे इस जगह पर आएंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो होते हुए वो इस टर्मिनल के पास आएंगे, तो इस प्लेट पर मजमूई तौर पे जो प्रोटॉन की तादाद होगी वो बढ़ती जाएगी। जब प्रोटॉन की तादाद बढ़ती जाएगी तो नेट चार्ज जो है इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके जो है इस डायरेक्शन में इस तरफ आ जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो प्रोटॉन्स का जो आयंस की जो तादाद होगी वो बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव आयंस की तादाद क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। एग्जैक्टली सेम इस दूसरी प्लेट के साथ भी यही होगा। अब ये प्लेट इस नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, जब ये नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है तो क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है इस डायरेक्शन में जो है वो क्या होंगे, फ्लो होते हुए मूव करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज जो है इस अट्रैक्शन की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज होंगी वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होके इस डायरेक्शन में यहाँ पर आएंगी। तो जो पॉजिटिव चार्ज होंगी वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगी, तो इस प्लेट के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगी, नेगेटिव आयंस जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। या हम यूं कहें कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी वो इस प्लेट पर इंक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे। जब पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे तो इस प्लेट के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इसका नेट इफ़ेक्ट ये होगा कि इस सेकंड प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी, और जो हम कहते हैं कि ये जो लेफ़्ट साइड वाली प्लेट है, ये वाली प्लेट, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज की तादाद क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो यूं इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर होती जाएंगी, और दूसरी प्लेट जो कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होती जाएंगी। अब पॉजिटिव चार्ज जब स्टोर हो रही है एक प्लेट पर और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो रही है, तो इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश्ड हो जाएगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन कहाँ से किस तरफ होगी, वो पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट से नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट की डायरेक्शन में होगी। तो हम इसको यूं जो है वो ड्रा करते हैं कि एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगी। क्यों होगी वो हमने डिस्कस किया, किस वजह से, क्योंकि इस प्लेट से जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो इस वजह से आ रही हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करके जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन की तादाद यहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज इसी वजह से आई, और नेगेटिव चार्ज जो दूसरी प्लेट के ऊपर वो भी इस वजह से आई क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से वो फ्लो होके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। तो ऑब्वियसली इस प्लेट के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इंक्रीज़ होने की वजह से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंक्रीज़ होती जाएगी। तो यूं एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गई और दूसरी प्लेट के ऊपर कौन सी चार्ज स्टोर होना स्टार्ट हो गई, नेगेटिव चार्ज स्टोर होना स्टार्ट हो गई। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगी, स्टेब्लिश्ड हो जाएगी। अब अगर हम यूं कहें कि अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से दोनों प्लेट्स के दरमियान में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस्टेब्लिश्ड हो गई है, अब नेगेटिव फील्ड भी इस्टेब्लिश्ड हो गई, चार्जेस भी दोनों प्लेट्स के ऊपर स्टार्ट हो गई, चार्जेस भी दोनों प्लेट पर स्टोर हो गई, तो इन चार्जेस की वजह से इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। क्या इस्टेब्लिश्ड होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस के इस्टेब्लिश होने का ताल्लुक इन चार्जेस से है कि जितनी चार्जेस यहाँ पे ज़्यादा स्टोर
होती जाएंगी, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़्यादा स्टेबलिश्ड होता जाएगा दोनों प्लेट्स के दरमियान में। तो हम यूं कहें कि जो चार्जेस स्टोर्ड हो रही हैं, ठीक है, वो क्या इंक्रीज कर रही हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर रही हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है और चार्ज का आपस में रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैथमेटिकली हम यूं लिखें कि चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। अगर प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव करें तो हम कांस्टेंट रखेंगे, और कांस्टेंट क्या रखा है हमने, कांस्टेंट रखा है हमने सी। व्हाट इज सी? सी जो है इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। सी क्या है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। तो इस सी को हम कैसे डिफाइन करें, वेयर सी इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज अ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करें, कैपेसिटेंस हम कहते हैं द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैपेसिटर की एक एबिलिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की। तो इस एबिलिटी को, जो कि चार्ज को स्टोर करने की है कैपेसिटर की ये एबिलिटी, इस एबिलिटी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कैपेसिटेंस को मैथमेटिकली हम इसी फार्मूले से हम कैसे लिखें, हम यूँ लिखते हैं कि हमारे पास जो है Q बराबर सी वी के है, तो V जो है C के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो C किसके बराबर होगा, Q अपॉन V। अब मैथमेटिकली आप कैपेसिटेंस की यहाँ से क्या डेफिनेशन बनाएंगे कि कैपेसिटेंस रेशो है। अब किसका रेशो है, Q जो है वो क्या है, चार्ज है, ठीक है, और V जो है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो C जो है वो बराबर Q अपॉन V है। इसका मतलब क्या है, कैपेसिटेंस जो है वो रेशो है किसका, चार्ज ऑन ईच ऑफ द प्लेट। दोनों प्लेट पर किसी भी क्योंकि दोनों प्लेट पर चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तो किसी भी एक प्लेट की आप चार्ज लें और उसका रेशो लें, उसको डिवाइड करें किसके साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, तो आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगी। या हम ये कहें कि उस कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी आपको मिल जाएगी। तो एबिलिटी कैसे मिलेगी, जब आप चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस के साथ आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, उस कैपेसिटर की एबिलिटी मिल जाएगी इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की, ठीक है। तो आई होप ये कैपेसिटेंस आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैपेसिटेंस क्या है। तो कैपेसिटेंस इज अ रेशो ऑफ चार्ज ऑन ईच ऑफ द charge on each of the conductor divided by potential difference between the conductor, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस थी है। अब कैपेसिटेंस का हम ये कहें कि ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, कैपेसिटर जो है एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है कैपेसिटर का, ये डिपेंड कर रहा है एरिया ऑफ द प्लेट्स। अगर ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, इन दोनों प्लेट्स का ये जो सरफेस एरिया है जहाँ पर चार्जेस स्टोर हो रही हैं, तो दोनों प्लेट्स के ये एरिया पर डिपेंड करता है कि जितना ये एरिया ज़्यादा होगा उतनी जो है ये कैपेसिटर की एबिलिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की। तो एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है कि एरिया बढ़ेगा तो उसके साथ इसकी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगी। मीडियम बिटवीन द कंडक्टर, इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। ये जो मीडियम है बीच में दोनों प्लेट के दरमियान में, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम या इंसुलेटिंग मीडियम, इसके ऊपर भी डिपेंडेंट करता है कि ये मीडियम कौन सा रखा हुआ है, प्लास्टिक है, सिंपल एयर है या वैक्यूम है, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में क्या चीज़ रखी हुई है, तो इसके ऊपर भी जो है वो कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। तीसरी पॉइंट, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस डी पर भी कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। अब किस तरह डिपेंड करती है, अगर सेपरेशन बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, कैपेसिटेंस के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। डी का बढ़ना या कम होना ये इफेक्ट करता है कैपेसिटेंस पर। तो कैपेसिटेंस जो है, या हम कहें जो एबिलिटी है कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की, वो डिपेंड करती है इन तीन फैक्टर्स पर। तो ये तीनों फैक्टर्स में वेरिएशन आएगी तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में भी वेरिएशन आएगी, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके यूनिट को देखेंगे, यूनिट क्या है। जो कैपेसिटेंस का यूनिट है वो है फेराड। फेराड जो है ये माइकल फेराडे जो है उससे नेम से जुड़ा हुआ है। तो फेराड जो है वो ऐसा यूनिट है कैपेसिटेंस का, ठीक है।
किसके बराबर है? C बराबर किसके होता है? Q अपान V के, ठीक है। तो C की जगह पे मैं फेराड लिखूंगा और चार्ज जो है वो किसके बराबर है? कूलम डिवाइड बाय वोल्ट। तो फेराड किसके बराबर है? कूलम पर वोल्ट के बराबर है। अगर हम कहें कि 1 फेराड बराबर है 1 कूलम पर 1 वोल्ट के, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है 1 फेराड जो है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है और वो चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, कितनी चार्जेस को स्टोर करेगा? 1 कूलम चार्ज को जब वो स्टोर करेगा तो उनकी दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस उसका होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट होगा, ठीक है। या दूसरी तरीके से हम यूँ डिफाइन अगर करें कि एक कैपेसिटर जो कि 1 कूलम चार्ज को क्या करेगा? स्टोर करेगा, तो 1 कूलम चार्ज की वजह से उन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट का होगा। तो उस जगह पे, तो इस केस में इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस जाके बनेगी वो 1 फेराड जाके बनेगी, ठीक है। तो ये 1 फेराड की डेफिनेशन है कि 1 फेराड हम कहते हैं किसको हैं? जब 1 फेराड कैपेसिटेंस होगी तो वहाँ पे चार्जेस कितनी स्टोर होंगी और वहाँ पे दोनों प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो जहाँ पे कैपेसिटेंस 1 फेराड है कैपेसिटर की, तो वहाँ पे आप समझ जाएं कि वो कितनी चार्जेस को स्टोर कर रहा है? वो 1 कूलम चार्ज को स्टोर कर रहा है और उस 1 कूलम चार्ज की वजह से दोनों प्लेट्स के दरमियान में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? वो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो एबिलिटी है या हम उसको कैपेसिटेंस कहें कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की, ठीक है। तो उसका ऐसा यूनिट क्या है? उसका ऐसा यूनिट फेराड है और फेराड जो है लार्जर यूनिट है। इसके छोटे यूनिट्स जो हैं वो माइक्रो फेराड में भी आते हैं, ठीक है। माइक्रो फेराड में आता है, पीको फेराड तक में भी आता है। तो पीको फेराड का मतलब है 10 पावर माइनस 12 फेराड, ठीक। और माइक्रो फेराड का मतलब है 10 पावर माइनस 6 फेराड। नैनो फेराड भी होता है, नैनो फेराड का मतलब है 10 पावर माइनस 9 फेराड, ठीक है। तो ये है नैनो फेराड। तो ये सिमिलर यूनिट है कैपेसिटेंस के। कैपेसिटेंस माइक्रो फेराड में भी आपको मिल सकती है, कैपेसिटेंस आपको पीको फेराड में भी मिल सकती है, कैपेसिटेंस आपको नैनो फेराड में भी मिल सकती है। तो ये सिमिलर यूनिट्स हैं कैपेसिटेंस के। आई होप कि ये आपको कैपेसिटर का जो इंट्रोडक्शन, उसकी कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट हम करते हैं और उसकी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करती है, कैपेसिटर का ऐसा यूनिट क्या है, उस यूनिट को हमने कैसे डिफाइन करना है, तो ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एज अ सिंपली कैपेसिटर के बारे में हम समझें, किस तरह से हम उसको पढ़ें। तो आज के इस लेक्चर में आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।